सुबह बखैर, सलाम है। प्रोग्राम जाग लाहौर के साथ मैं हूं इस प्रोग्राम की मेजबान सिद्रा मुनीर। उम्मीद है कि आप सब लोग जहां कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। नाज़रीन, दिसंबर की आज 2 तारीख हो गई है। मौसम ठंडा भी है और खुश्क भी है। बारिश का भी महकमा मौसमियात की जानिब से कोई इम्कान जाहिर नहीं किया जा रहा। दिसंबर के महीने में मौसम का दर्जा हरारत मजीद गिरेगा, लेकिन सियासी पारा मुसलसल चढ़ता जा रहा है। 13 दिसंबर को पीटीएम की जानिब से मीनार पाकिस्तान में जलसे की कॉल दे रखी है, लेकिन डीसी की जानिब से जलसे की इजाजत देने से साफ इनकार कर दिया गया है कि कोरोना फैल रहा है, हालात ठीक नहीं है और लाहौर कोरोना का गढ़ बनता जा रहा है। जबकि उधर नून लीगी रहनुमा भी वाज़ेह कर चुके हैं कि अपने कई बयानात में उनकी जानिब से कहा गया है कि जलसा तो हर सूरत होगा, अगर उनको इजाजत नहीं मिलेगी मीनार पाकिस्तान पर जलसा करने की तो फिर पूरा लाहौर ही जलसा गाह में तब्दील हो जाएगा। सियासी गर्मा गर्मी बढ़ती जा रही है, क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट भी बता चुकी है कि जो खिलाफ वर्जी करेगा वो कार्रवाई के लिए भी फिर तैयार है। अब देखते हैं जी आने वाला वक्त क्या खबर लाता है और ये सियासत का ऊंट किस करवट बैठता है। नाज़रीन, सियासी मामलात से भी हम आपको आगाह रखेंगे। नाज़रीन, कुछ महंगाई के मामलात की बात करें तो आज खबर मेरे पास ये है कि सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक 9 सब्जियों और 1 फल की कीमत बढ़ा दी गई है, जबकि फल और सब्जियां निर्खनामों के बरक्स महंगे दामों ही अभी भी फरोख्त जारी हैं। इस हवाले पे हमने बात करनी है जी नुमाइंदा लाहौर न्यूज अब्दुल कादिर मदनी हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल कादिर, बताइए। जी बिल्कुल सिद्रा, आज भी जो सब्जियों के नरखनामे, क्योंकि सुबह सवेरे सबसे पहले जो सरकार की जानिब से जारी किया जाता है वो सरकारी नरखनामे ही हैं, जिसमें फलों के नरखनामे हैं, सब्जियों के नरखनामे और पोल्ट्री मसनूआत के नरखनामे हैं। पोल्ट्री मसनूआत में ब्रायलर की कीमत में तो कमी हुई है, लेकिन जो सब्जियां हैं 9 सब्जियों की कीमतों में इजाफा किया गया, जिसमें अदरक की कीमत जो है वो भी बढ़ा दी गई है। 10 रुपए फी किलो जो है वो अदरक की कीमत बढ़ाई गई है। 530 रुपए फी किलो से कीमत बढ़ाकर 540 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई है। लेकिन जो ओपन मार्केट में अदरक जो फरोख्त किया जा रहा है वो 640 से 670 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। सब्ज मिर्च की कीमत में भी इजाफा हो गया है। आंडी को यानी कि अब जो है वो तीखा तड़का नहीं लगेगा, 5 रुपए का इजाफा किया गया। 177 रुपए फी किलो सरकारी नरखनामों में कीमत मुकर्रर की गई है, लेकिन ओपन मार्केट में जो दर्जा अव्वल की सब्ज मिर्च है वो 230 से 250 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। दीगर मौसमी सब्जियों की बात की जाए तो घिया तोरी की कीमत में जो है वो 10 रुपए का इजाफा किया गया। गुज़िश्ता रोज 83 रुपए फी किलो कीमत मुकर्रर की गई थी, आज 93 रुपए। लेकिन ना तो शहरियों को गुज़िश्ता रोज 83 रुपए में मिल रही थी, ना ही आज 93 रुपए में मिल रही है, क्योंकि जो ओपन मार्केट में घिया तोरी फरोख्त की जा रही है वो 120 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। भिंडी की कीमत में भी 10 रुपए का इजाफा किया गया है। 104 रुपए फी किलो से कीमत बढ़ाकर 114 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई है। लेकिन भिंडी जो शहरियों को फरोख्त की जा रही है वो 140 से 150 रुपए फी किलो तक है। देसी टिंडे उनकी कीमत में भी आज इजाफा हुआ है, 10 रुपए का इजाफा किया गया। 125 रुपए फी किलो से कीमत बढ़ाकर 135 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई है। अब्दुल कादिर, फलों की कहानी भी हमें सुनाइए कि फल कितने सस्ते हुए हैं, कितने महंगे हो गए हैं। जी एक ही फल जो है उसकी कीमत में आज इजाफा किया गया, वो भी 10 रुपए का, जिसमें जो है वो अंगूर बदाना की कीमत में जो है वो इजाफा किया गया। दीगर अगर सेब, केला, अनार की बात की जाए तो वो तो शहरियों की कुव्वत खरीद से बाहर है, क्योंकि सेब की बात की जाए तो सेब जो है वो 150 से 200 रुपए फी किलो तक दर्जा अव्वल का जो है वो ओपन मार्केट में फरोख्त किया जा रहा है। केला जो है दर्जा अव्वल का 120 से 150 रुपए फी किलो तक फी दर्जन तक जो है फरोख्त किया जा रहा है। जबकि जो दर्जा सोम का केला है, जिसे जो है वो थर्ड क्लास भी कह सकते हैं, क्योंकि तीसरे दर्जे का जो केला है वो 50 रुपए दर्जन सरकारी नरखनामों में, लेकिन ओपन मार्केट में भी वो 70 रुपए फी दर्जन तक जो है वो फरोख्त किया जा रहा है। और अनार जो है वो तो अब गरीब आदमी की बिल्कुल ही पहुंच से बाहर हो चुका हुआ है, क्योंकि जो अनार बदाना है उसकी कीमत 330 रुपए जो है वो सरकारी नरखनामों में, लेकिन ओपन मार्केट में वो 450 से 500 रुपए। आपने बताया कि ब्रॉयलर की कीमत आज कम कर दी गई है, कितनी कम हुई आज कीमत? तो ब्रायलर की कीमतों में कमी की गई है, वो एक बड़ा जो है वो रिलीफ दिया गया, लेकिन इसके बावजूद कीमतें जो है वो एक आम शहरी की जो है वो पहुंच से बाहर है। ब्रायलर को जो है वो 15 रुपए फी किलो तक सस्ता किया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर मदनी, आप हमारे साथ मौजूद रहे। चिकन की कीमत में जी आज 15 रुपए कमी कर दी गई है, लेकिन उसके बावजूद चिकन इतना महंगा है
के करीब बंदा अफोर्ड नहीं कर पा रहा। आगे बढ़ते हैं जी, कुछ बात करते हैं। सर्दी का मौसम है तो ऐसे में जी पनाहगाहों में भी बताया जा रहा है कि जो आने वाले परदेसी हैं उनके लिए भी इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। इंतजामिया की जानिब से पनाहगाहों में गर्म बिस्तर फराहम कर दिए गए हैं, जबकि गर्म पानी का भी वहाँ पर इंतजाम है। पनाहगाह में एक मुसाफिर 3 दिन तक रह सकता है। मजीद क्या डिटेल्स है, मरवा अंसर चौधरी हमारे साथ मौजूद है, वो बताएंगी। जी मरवा, बताइए। इस वक्त मैं मौजूद हूँ रेलवे स्टेशन के करीब जो पनाहगाह बनाई गई है। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से एक फ़ैसला किया गया कि जो लोग दर बदर हैं, घरों से बाहर होते हैं, जिनके लिए ठहरने के लिए कोई मुनासिब इंतज़ाम नहीं, और ख़ास तौर पे अब चूँकि सर्दी का मौसम शुरू हो गया है तो सर्दी के मौसम में ज़ाहिर है ठंड भी ज़्यादा होती है, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो बेचारे मजबूर हैं कि वो सड़कों पर रात गुजारते थे पहले। अब उनके लिए हुकूमत की जानिब से एहसन इकदाम किया गया कि पनाह गुज़ीनों के लिए पनाहगाह बना दी गई। यहाँ पर मैं इस वक्त रेलवे स्टेशन में हूँ जो ये यहाँ पर बनी है। इसके अलावा अगर पूरे लाहौर की बात की जाए तो तकरीबन 5 जो हैं वो पनाहगाह ऑपरेशनल हैं जहाँ पर लोग रात गुजार सकते हैं। यहाँ पर इनको गर्म लिहाफ भी दिए जाते हैं, इसके साथ साथ खाने पीने का मुकम्मल इंतज़ाम है। इनके लिए गुस्ल का इंतज़ाम यहाँ पर किया गया है और बहुत सी सहूलियात हैं। अगर किसी को सेहत के हवाले से भी कोई प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर्स भी यहाँ पर आकर चेक कर सकते हैं। और जब इंतज़ामिया से हमारी बात हुई, उनका यही कहना है कि शाम 6 बजे जो जिन लोगों को ये ख्वाहिश होती है और वो मतलब नहीं अफोर्ड कर सकते तो वो यहाँ पर आके रात गुजारते हैं। और एक जो पनाह गुज़ीन है जो रात गुजारने वाला यहाँ पर है वो 3 रोज़ तक यहाँ पर रह सकता है, इससे ज़्यादा की यहाँ पर जो है इजाज़त नहीं। इसके बाद अगर उसके पास कोई जगह नहीं तो फिर दूसरे जो मुसाफिर खाने बने हैं फिर वो यहाँ वहाँ पे जाके क़याम कर सकता है। और खाना भी मुकम्मल हाइजेनिक इनको दिया जाता है। यहाँ पर खाने में कभी इनको जो है वो मुर्ख भी दिया जाता है, इसके साथ साथ दालें भी होती हैं, सब्जियाँ भी होती हैं, हर किस्म का खाना यहाँ पर दिया जाता है, नाश्ता भी दिया जाता है। और इंतज़ामिया की यही कहना है कि हुकूमत की जानिब से जो इक़दाम किया गया है ये बहुत ही काबिल तारीफ़ है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिनकी गुंजाइश नहीं है और वो घर ना होने की वजह से या जो लोग भटके हुए हैं, घर से भागे हुए हैं, वो यहाँ पर आके रात गुजार लेते हैं और फिर दिन में अपनी अपने कामों में मसरूफ़ हो जाते हैं। और कुछ लोग वैसे ही सड़कों पर दिन बसर कर लेते हैं और रात के लिए उनके लिए ये पनाहगाह है तो उनके लिए ये किसी नेमत से कम नहीं है। इसके साथ साथ मैं आपको बताती चलूँ कि बहुत ही नीट एंड टाइडी यहाँ का एनवायरनमेंट है, बहुत ही ज़्यादा सफाई यहाँ पर की गई है और इंतज़ामिया भी यहाँ की बहुत कोऑपरेटिव है, सिक्योरिटी का भी बहुत अच्छा इंतज़ाम है और यहाँ पर ख़वातीन भी रात गुजार सकती हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मरवा अंसर चौधरी, आप पनाहगाह में मौजूद थी और हमें डिटेल्स बता रही थी कि सर्दी की आमद के साथ ही वहाँ पर भी इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं ताकि वहाँ पर आने वाले मुसाफिरों को किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। नाज़रीन, कुछ बात करते हैं जी शहर के मसाइल के हवाले से। तो ट्रैफिक के हवाले से बहुत सारे मसाइल हम आए रोज़ देखते रहते हैं, जबकि दूसरी जानिब माहौलियाती आलूदगी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। इसी असना में सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से रोड सेफ्टी और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ से आगाही के लिए एक तकरीब सजाई गई। IG पंजाब इनाम गनी की बतौर मेहमान ख़ास शिरकत हुई। उस तकरीब में आर्ट और पेंटिंग की नुमाइश का इफ्तिताह भी किया गया है। सरफराज खान ने इस तकरीब की एक रिपोर्ट बनाई है, आपको दिखाते हैं। ट्रैफिक कवानीन और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ से आगाही के लिए इक़दाम। अलहमरा में सिटी ट्रैफिक पुलिस के ज़ेरे तमाम आर्ट एंड पेंटिंग के जरिए आगाही मुहिम। IG पंजाब इनाम गनी ने नुमाइश का इफ्तिताह किया। CCPO मोहम्मद उमर शेख, DIG ट्रैफिक पंजाब इमरान महबूब, CTO सैयद हम्माद आबिद भी शरीक हुए। ट्रैफिक कवानीन से आगाही के लिए पेंटिंग के मुकाबलों में 67 तलबा ने हिस्सा लिया। नुमाइश में ट्रैफिक कवानीन और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के मुतल्लिक दीदा ज़ेब फनपारे सजाए। इफ्तिताह के बाद IG पंजाब ने तलबा की जानिब से बनाई गई पेंटिंग्स देखी। IG पंजाब इनाम गनी ने कहा कि तलबा ने ट्रैफिक हादसात और माहौलियात के हवाले से तमाम रंग वज़ाह किए। पेंटिंग के जरिए ट्रैफिक से मुतल्लिक शऊर उजागर किया गया। पेंटिंग्स देखी राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, बच्चों से भी मैं मिला, जो ख्यालात है, जो सोच है, असल में हर पेंटिंग के पीछे क्रिएटिव सोच होती है एंड दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। विनिंग इज नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, पार्टिसिपेशन एंड हैविंग समथिंग इन योर। नाज़रीन, रिपोर्ट आपने देखी है, वापस आते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद।
प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, अब बात करते हैं कुछ मोहलिक वायरस की, जिसकी दूसरी लहर दुनिया भर में तबाही मचा रही है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर में न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में शिद्दत आ चुकी है और दुनिया के कई मुल्कों में रोजाना की बुनियाद पर हलाक होने वाले अफराद की तादाद हजारों तक भी जा पहुंची है। जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं, मोहलिक वायरस पर होने वाली तहकीक में खौफनाक इंकशाफात सामने आ रहे हैं। तहकीक से ये साबित हो चुका है कि कोरोना वायरस की शक्ल तब्दील हो चुकी है और पहले से ज्यादा खतरनाक हो चुकी है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में कोरोना वायरस पर एक तहकीक की गई है, जिसमें यह इंकशाफ हुआ है कि नए कोरोना वायरस के फेफड़ों पर तवीलुल मयाद असरात मुरतब होते हैं। नए वायरस से सेहतियाब होने वाले अफराद को कई माह के बाद फेफड़ों को नुकसान पहुंच सकता है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की इस तहकीक में कोरोना मरीजों पर ऐसी नोवेल स्क्रीनिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है जो फेफड़ों को पहुंचने वाले ऐसे नुकसानात की शनाख्त कर सकती हैं जो रवायती स्कैन से मुमकिन नहीं हो पाती। इस मकसद के लिए एक गैस है ज़ीनोन को एमआरआई स्कैनर इस्तेमाल करके फेफड़ों को पहुंचने वाले नुकसान की तस्वीर तैयार की गई हैं। इस तहकीक में शामिल अफराद की उम्रें 19 साल से लेकर 69 साल के दरमियान बताई जा रही हैं और उनमें से बेशतर को इब्तदाई बीमारी के 3 माह के बाद भी सांस लेने में मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। हालांकि उनमें से किसी को भी बीमारी के दौरान आईसीयू में दाखिल करवाने या फिर वेंटिलेशन की जरूरत नहीं पड़ी थी, जबकि रवायती स्कैन्स में भी फेफड़ों में कोई मसाइल दरियाफ्त नहीं हुए थे। मुहक्किकीन की जानिब से बताया जा रहा है कि हमें किसी हद तक फेफड़ों को नुकसान पहुंचने की तवक्को तो थी, मगर ये अंदाजा नहीं था कि वो इतनी ज्यादा शिद्दत होगी जितनी हमने देखी है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस की दूसरी लहर में हर गुजरते दिन के साथ तेजी आती जा रही है। गुज़िश्ता 24 घंटों में भी 2080 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि 75 जिंदगियां कोरोना वायरस निकल गया है। लाहौर शहर की अगर हम बात करते हैं तो गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 16 अफराद मौत के मुंह में जा चुके हैं। इन तमाम मामलात पे बात करेंगे, लोगों की गैर संजीदगी पे जरूर बात करेंगे, जो कि सबसे बुनियादी वजह है इस मोहलिक वायरस को फैलाने के हवाले से। नाज़रीन, डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद है। प्रोफेसर डॉक्टर खालिद वहीद साहब है, हेड ऑफ पल्मोनोलॉजी डिपार्टमेंट है, जनरल अस्पताल से आपका ताल्लुक है। सर, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ सज्जाद काज़मी हमारे साथ मौजूद है। काज़मी साहब, आपको भी प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। मेहमानों से भी हम गुफ्तगू करेंगे, लेकिन उससे पहले जो मैंने बताया बुनियादी वजह वायरस को फैलाने की है हमारी, आपकी, हम सबकी गैर संजीदगी। कोई कम कर रहा है, कोई ज्यादा कर रहा है। अभी स्मार्ट लॉकडाउन का सिलसिला भी शहर में जारी है। क्या सूरत हाल है? क्योंकि 3 दिन हो गए हैं स्मार्ट लॉकडाउन का इम्प्लीमेंटेशन किए हुए, लेकिन लाहौर के कई ऐसे इलाके हैं ना वहां पर रास्तों को बंद किया गया है और ना वहां के रिहायशियों को मालूम है कि हमारे यहाँ कोई कोरोना केसेस बढ़ गए हैं और स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया है। आज क्या सूरत हाल है आपको दिखाते हैं। हमारे साथ मौजूद है जी नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ राना फहद। राना फहद, बताइएगा कौन से इलाके में आप मौजूद हैं, क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल सिद्रा, ज़िलाई इंतज़ामिया और हेल्थ डिपार्टमेंट की जानिब से 26 लाहौर के ऐसे मुकामात में जो है वो स्मार्ट लॉकडाउन किया गया है, जिसमें कोरोना वायरस की दूसरी लहर के पेश नज़र मरीजों की तादाद जो है वो ज्यादा थी। मैं इस वक्त जो है वो गार्डन टाउन का इलाका तारिक ब्लॉक में मौजूद हूँ और यहाँ पर अगर सूरत हाल देखी जाए तो पंजाब पुलिस की जानिब से ये जो है वो तारिक ब्लॉक के कोई 11 पॉइंट्स हैं जहां पर नफरी तैनात की गई है और मुतअद्दिद गलियों को जो है वो बंद किया गया है। इस वक्त पुलिस की जो है वो नफरी इन तमाम गलियों के बाहर मौजूद है। अगर मेरा कैमरामैन राजा सलमान आपको दिखा सके तो आप देख सकते हैं कि पीछे मेरे पुलिस की भारी नफरी इस वक्त मौजूद है। जो डीएसपी मुतलका हैं गार्डन टाउन मुजफ्फर, वो भी जो है वो गाहे बगाहे इन जो है वो पॉइंट्स का विजिट कर रहे हैं और जो मुलाजमीन यहाँ पर तैनात है उनको चेक किया जा रहा है। और जो गलियां यहाँ पर जिनमें मरीज ज्यादा हैं वहां पर जो है वो पुलिस की जानिब से बैरियर लगाकर और उसके साथ साथ पुलिस की जवान खड़े करके उनको बंद किया गया है। इसके साथ साथ कारदार तारें भी लगाई गई हैं और गैर जरूरी रिहायशियों को मना किया गया है कि वो बाहर अपने घरों से ना निकले। इस इलाके में जो ग्रोसरी स्टोर्स हैं वो भी सिर्फ जो है वो शाम 7 बजे तक खुले रहेंगे और इसके साथ साथ जो दूध और गोश्त की दुकानें हैं वो भी जिला इंतजामिया के मुताबिक सिर्फ 7 बजे तक खुली रहेंगी। इसके बाद जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद कर दी जाएंगी। मेडिकल स्टोर्स वगैरह जो हैं वो यहाँ पर जो है वो 24 घंटे तक खुले रह सकते हैं। ताहम अगर बात की जाए, बहुत शुक्रिया राना फहद, आप हमारे साथ मौजूद रहे। डिटेल्स आप बता रहे थे। गार्डन टाउन के जिन खास मकामात को बंद किया गया है वहां पर जिला इंतजामिया भी मौजूद है, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ी प्रोग्राम में हमने आपको दिखाया था कि वो फतेहगढ़ का इलाका भी था, उसके साथ साथ कवेलरी ग्राउंड का इलाका था जहाँ के मकामात को कागजात में तो स्मार्ट लॉकडाउन लग चुका था, लेकिन
वहां पर स्मार्ट लॉकडाउन गलियों में नहीं नजर आ रहा था। नाज़रीन, बात करेंगे, हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, ये लोगों के रवैये, फिर हमारी इंतजामिया जिस तरह से इम्प्लीमेंटेशन करा रही है, कोरोना आने वाले दिन में कितनी खतरनाक शक्ल दिखाने वाला है हमें? जी, जो तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जो तो रवैयों की बात है, हम पहले भी कई दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं। गवर्नमेंट, मेरा ख्याल है कि जो अपने तय कर सकती है वो कोशिश कर रही है, पर अब हमारा जो रवैया है वो सबसे अहम चीज़ है। इस बीमारी में बारहा मैसेज दिया गया कि इसमें हमने मास्क लगाना है, डिस्टेंसिंग रखनी है और अपने आप को बिल्कुल महफूज, क्राउडिंग में नहीं जाना। इतने SOPs बन चुके हैं, पर देखने में यही आ रहा है कि मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इसको बिल्कुल भी हमारी फॉलो नहीं कर रही, जिसका कि नुकसान होता जा रहा है। अब मसला यह है कि मौसम ठंडा है, जिस तरह कि पहले भी कहा जा रहा था कि ठंड में ये वायरस ज़्यादा रेप्लिकेट करेगा और जो दूसरी लहर आएगी वो खतरनाक होगी सारी दुनिया में, और यही पाकिस्तान में हुआ। अब जो केसेस हमारे पास आ रहे हैं वो इतने खतरनाक और बढ़ के आ रहे हैं कि हम उसको बयान नहीं कर सकते, और वजह मेरे ख्याल उसकी यही है कि हम SOPs को फॉलो नहीं कर रहे किसी जगह भी। गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस के बावजूद, आप प्रिंट मीडिया देख लें, रोजाना मैं देखता हूं उसमें बहुत सारी हिदायत मौजूद होती हैं। हमारा ये दूसरा मीडिया जो टेलीविजन के थ्रू हम चलते हैं, इतने प्रोग्राम आप रोजाना करते हैं, लोगों को आगाही दी जाती है, पर बड़े अफसोस की बात है कि हमारी जो कौम है वो इसको बिल्कुल भी फॉलो नहीं कर रही। मास्क पहनना, मेरे ख्याल है, मैं बार बार कहता हूं, सबसे लाजमी है। अगर मैं ये कहूं कि वैक्सीनेशन, अगर मास्क पहनना है तो मास्क पहनना वैक्सीनेशन है, क्योंकि वैक्सीनेशन कब बनती है, कब आती है, पाकिस्तान कब पहुंचती है, हम कुछ नहीं कह सकते। हम किसी खुशगुमानी में रह ही नहीं सकते। तो मेरे हिसाब से मास्क पहनना सबसे पहली प्रोटेक्शन है। अगर एक मैसेज हम अपनी कौम को दे पाए और समझा पाए कि मास्क जरूर पहने, ठीक है, बाहर निकलना, लोगों ने काम भी करना, पर मास्क पहने। आप देखिए, मस्जिद में बार बार कहा जाता है, पर आप किसी मस्जिद में चले जाएं तो सिवाय 2-3 हजरात के, वो भी जो बुजुर्ग बहुत ज्यादा होते हैं, उन्होंने मास्क पहना होता है, बाकी किसी इंसान ने मास्क नहीं पहना। डॉक्टर साहब, आप बाजारों की बात कर लें, आप शादियों की बात कर लें, जो भी इज्तिमात हो रहे हैं, सब जगह यही रवैये देखने को मिल रहा है। काज़मी साहब, आप बात कर रहे थे, एक खौफ अब नहीं होना चाहिए। अब कोरोना को बहुत सारे लोग समझ चुके हैं, हम लोग भी बता रहे हैं, माहिरीन को हर रोज बुलाते हैं कि माहिरीन की राय शामिल की जाए। अब वो वाला मामला भी नहीं है कि ज़िले इंतज़ामिया की टीम्स आती हैं, किसी बंदे को ले जाती हैं, बल्कि अब तो आपको सहूलत हो गई है। आप पॉजिटिव है, आप घर में क्वारंटीन हो जाएं, आपके पास जगह है, उसके बावजूद खौफ है, कोई बताता ही नहीं है। अगर कोविड किसी का पॉजिटिव हो भी जाता है तो वो लोगों में फिर रहा है, बताता ही नहीं। बहुत शुक्रिया सिद्रा, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मौजूदा सूरत हाल जो हमने देखी है, फर्स्ट वेव भी है, ये सेकंड वेव आ चुकी है, तो ये जो बात जज की गई है वो ये कि ये नफ्सियाती बीमारी है। ज़्यादातर जो किसी के नफ्सियात पे ये सवार हो जाता है कि मुझे कोरोना हो जाना है, अगर हो गया तो मैंने बचना नहीं है, ये जो मसला है ये बहुत ज़्यादा जो है लोगों में पाया जा रहा है। अगर यही मसला अगर हमें SOPs पर अमल दरामद करवा दे, और यही डर खौफ हमें SOPs पर अमल दरामद करवा दे कि मैं एक मास्क भी नहीं पहन रहा मुंह पे और सैनिटाइजर भी इस्तेमाल नहीं कर रहा, अच्छी तरह हाथ नहीं धो रहा, रश में भी जा रहा हूँ, और ज़हन में मेरे खौफ है कि मुझे कहीं कोरोना ना हो जाए। खुदा का खौफ खाएं, ये किस तरह का खौफ है जो हमारे जहन के अंदर बैठा हुआ है। अगर किसी को हो जाता है नफ्स, ये बल्कि इसको अछूत की बीमारी गाँवों के अंदर, और जो कम पढ़े लिखे लोग हैं उन्होंने इसे अछूत की बीमारी करार दे दिया है। और ऐसे लोग जो एसिम्प्टोमेटिक हैं, ये थोड़ा बहुत बीमार हैं, वो घर के अंदर छुप जाते हैं, महल्लेदार को या दूसरे को इसलिए पता ना चले कि दूसरा जो है वो मुझसे नफरत ना करने लगे, रिश्तेदार और महल्लेदार मुझसे नफरत ना करे, इसलिए मैं अंदर बैठ के ठीक हो जाऊं। अब जो एक्सपीरियंस हुआ है इस तरह के, वो हॉस्पिटल अभी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है, बाकी हॉस्पिटलों के अंदर अभी अलाउ नहीं है, क्योंकि जगह है इतनी कि सिर्फ मेऊ हॉस्पिटल के अंदर ही पेशेंट, सारे पेशेंट, तो वहां पे जो मैंने एक्सपीरियंस किया, 2 पेशेंट आता है, 2 से 3 दिन के अंदर उसकी डेथ हो जाती है। इतना देखें, अगर आपको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ गई, आप एसिम्प्टोमेटिक से बाहर आ गए हैं, तो आपको चाहिए कि फौरी आप हॉस्पिटल में रजू करें, गवर्नमेंट पे छोड़ दें कि वो आपके लिए क्या करती है। उनके पास एक्सपीरियंस, प्रोफेसर, तजर्बा, मशीनरी, हर चीज़ मौजूद है। लेकिन मैंने देखा है कि लोगों ने घरों के अंदर सिलेंडर छुपाए हुए हैं, खुद पेशेंट भी छुपाए हुए हैं, और इतनी ज़्यादा संजीदा हालत हो जाती है कि जब वो सर्वाइव नहीं कर सकते, उस वक्त वो हॉस्पिटल की तरफ दौड़ते हैं, मदद मांगते हैं। तो इस तरह के केसेस की वजह से डेथ रेशो जो बढ़ रहा है, अब कल देखें 216 पेशेंट आए, उसमें से डेथ हुई है 16 पेशेंट, तो इसका मतलब रेशो 8% तक पहुंच गया है।
8 से 9% डेथ रेशो है जो कल में देखा जा रहा है, और अगर ये रेशो बरकरार रहती है तो ये हमारे लिए तो किसी सुनामी या तूफान से कम नहीं है। अलार्मिंग सिचुएशन है। डॉक्टर साहब, अभी जो एक तहकीक मैंने शेयर भी की है अपने देखने वालों के साथ, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की जानिब से ये की गई है कि ये न सिर्फ कोविड के दौरान ये आपके फेफड़ों को मुतासिर कर सकती है, बल्कि 3 माह के बाद आपके फेफड़े बुरी तरह से मुतासिर, और जो हमारी रूटीन की स्क्रीनिंग होती है उसमें वो रिपोर्ट भी नहीं कर रहे। कि मैं आपको ये बताऊं कि जिस तरह हमने बहुत शुरू से जब हम लोगों को इल्म होना शुरू, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, कि कोरोना जो वायरस है बेसिकली फेफड़ों में जाके, वैसे तो सारे जिस्म में फैल सकता है, दिमाग के लोगों में कुछ भी कर सकता है, पर बेसिकली वो फेफड़ों को इन्वॉल्व करता है। और जितनी अमवात हुई है उसमें से हम 95% कहें तो वो फेफड़ों की इन्वॉल्वमेंट की वजह से हुई है। जो वेंटिलेटर पे जाते हैं वो फेफड़े ज़ाहिर काम खराब करते हैं, इसलिए वेंटिलेटर पे मरीज जाता है। अब हमारे पास जो फैसिलिटी मौजूद, बल्कि सारी दुनिया में जो फैसिलिटी मौजूद है वो सीटी स्कैन है। HRCT से हम ये अंदाज, एक्सरे में हमें इतना अच्छा नजर नहीं आता, पर बहुत सारे केसेस ऐसे भी आए हैं जिसको हम एक्सरे देख के अंदाजा लगा लेते हैं कि यार आपको नमूनिया हो रहा है, कोरोना नमूनिया है, और आप सीटी स्कैन कराएं। तो सीटी स्कैन पे 100% जो हम है फेफड़ों को देख पाते हैं और हमें उसकी सिवियरिटी का अंदाजा हो जाता है। तो उसमें हम ये देखते हैं कि जब नमूनिया पेशेंट को हो गया, जाहिर है कि उसके लंग का ऑक्सीजन वाला पार्ट जो है वो खत्म होना शुरू हो जाता है, तो फिर ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ती जाती है। जो लोग क्योर हो गए इतनी सिवियरिटी के बाद, उनमें अब क्योंकि वो मार्च अप्रैल के जो मरीज थे अब भी हमारे पास आ रहे हैं 4-5 महीने गुजरने के बाद, तो उनमें ये सांस का चढ़ना और खांसी का आना अभी भी मौजूद है। तो इस बेस पे हम ये कह सकते हैं कि वो जो उस वक्त फाइब्रोसिस उनको हुई, लंग में डैमेज आया, वो बरकरार है। बहुत से लोगों में साफ भी हो गया, पर कुछ मरीज ऐसे भी आ रहे हैं जिसमें कि ये उसकी बकायाजात पाई जा रही हैं, यानी लॉन्ग टर्म ये असरात भी छोड़ता है। इसको हम लॉन्ग कोविड का नाम दे रहे हैं सारी दुनिया वाले, इस पर रिसर्च पेपर आ गए हैं। ये लॉन्ग टर्म असरात हैं, अब कब तक ये चलेंगे, क्योंकि नोवल वायरस है, अभी किसी को नहीं पता कि ये साल चलते हैं 2 साल चलते हैं, पर क्योंकि पिछले 4-6 महीने से हम फॉलो कर रहे हैं मरीजों को, तो उसमें हमें जरूर ऐसे नुकसान नजर आ रहे हैं कि अभी भी उनको सांस चढ़ता है। कुछ अर्सा बीच में ठीक हुए, फिर रिपीट सीटी स्कैन कराएं तो उस पर वही कि वो जो फाइब्रोसिस होती है, नमूनिया तो खत्म हो जाता है, पर वो अपनी जो बाकियात है वो छोड़ जाता है, जिसको हम लंग डैमेज कहते हैं, फाइब्रोसिस हो जाता है। तो ये बिल्कुल मौजूद है, और ये कोरोना का एक बहुत खास साइड इफेक्ट है जिसकी वजह से लंग का डैमेज काफी हद तक लोगों को खराब कर रहा है। ठीक, काज़मी साहब, लोगों की एक बहुत बड़ी गलत फहमी या खुश फहमी कि जो कोरोना पॉजिटिव हो गए अब वो इम्यून हो गए हैं, अब वो दोबारा कभी भी नहीं होंगे। ये बदएहतियाती अरूज पर है, ये बहुत ज्यादा है। इस पे रिसर्च तो दूर की बात है, पाकिस्तान के अंदर आपके पास मिसालें आ गई। कैप्टन सफदर की बहुत बड़ी मिसाल आपके सामने आ गई कि वो दोबारा पॉजिटिव हो गया। तो ये समझना कि मैं एक दफ़ा कोरोना का मरीज हो गया हूँ, उसके बाद मेरा प्लाज्मा बन गया है और मैं जनाब बरी हो गया हूँ और मुझे कोई मसला ही नहीं है, मेरी कुव्वत मुदाफ़त पैदा हो। मसला ये नहीं कि जब आप कोरोना पॉजिटिव हुए तो इतना वायरल लोड आपके अंदर नहीं गया कि वो आपके जिस्म को आपको नुकसान पहुंचा सके, और आइंदा अगर आपने एहतियात ना की तो इतना ज़्यादा वायरल लोड आपके अंदर जा सकता है कि हो सकता है कि दुनिया की कोई ताकत आपको ना बचा सके और खुदा भी आपका साथ ना दे। तो लिहाजा ये कि इस पे छोड़ना बात के एहतियात ना करना, देखें मौत खुदा के हाथ में है, लेकिन कहीं भी देखें हर जगह कुरान और अहदीस में एहतियात और अपने आप को बचाने हमने हरकत करनी है, उसके बाद तवक्कल करना है। हम देखें अगर आपको कहाँ तक नमाज छोड़ने का हुक्म है, अगर आपको खतरा नजर आ रहा है, बड़ा कुछ, यानी जिंदगी की कीमत खुदा ने अपने हाथ में तो रखी है, लेकिन कीमत आपको भी बताइए कि आपने इसके खुद अमल दरामद करना है और अपने आप को बचाना है। लेकिन हम यही कहते हैं, मैंने देखा है गांव के अंदर, अगर आप बस ड्राइवर कह देगा ना किसी को, अगर ऐसा माँ जी आपने या बहन जी या भाई जी आपने मास्क नहीं पहना तो आप ऊपर हो जाए ड्रामे है, इमरान खान ने बारो पैसा लेना है तो वो सारे ड्रामे सानू तुसी तंग किया है। ये यानी अभी तक हम ये मैं समझूंगा ये गवर्नमेंट की कमजोरी है। ये गवर्नमेंट की कमजोरी है कि वो गांव देहातों कस्बात के अंदर जिस तरह बीमारियों के जाके कैंप लगाते हैं, इस तरह एड्स के इसके कोरोना के आगाही कैंप लगाएं और लोगों को बताएं कि खुदा का वास्ता है, ये तरीकाकार है, इस तरह हो तो ये ऐसे होता है और हम इस पे संजीदा हैं। और हम जाते हैं स्मार्ट सैंपलिंग के लिए,
रैंडम सैम्पलिंग, अचानक उनको डराने के लिए चले जाते हैं, लेकिन अवेयरनेस सिर्फ मीडिया दे रहा है बिल्कुल, इस इसमें वक्त। कोई और जो शक प्रेस नहीं है। कॉन्फ्रेंस अवेयरनेस गवर्नमेंट करती है वो भी हमारे जरिए कर रही है, लेकिन ये जरूरी है कि आप लोगों को जो कम पढ़े लिखे हैं उनको अवेयर करें कि खुदा का वास्ता इसका हुकूमत इमरान खान से कोई तल्लुक नहीं। थोड़ा सा साइंटिफिकली थोड़ा सा बता डॉक्टर साहब दूं। जरूर, मेरा सवाल भी इसी से रेलेवेंट है, वो भी ले लीजिए साथ ही कि लोग इतनी गलतफहमी में क्यों हैं। क्योंकि देखें, आपको टाइफाइड होता है, आपकी किडनी का कोई इशू होता है, आपको हार्ट का कोई इशू होता है, अगर आप बदएहतियाती करेंगे तो आपको दोबारा हो जाएगा। कोरोना भी तो यही मामला है, तो फिर लोग क्यों नहीं समझ रहे कि एक बार हमें हो गया तो हमने दोबारा नहीं। हाँ जी, मेरा ख्याल है कि जो अभी कासिम साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि अवेयरनेस जी। बहुत जरूरी है कि हम अपनी कौम को आगाही दें, क्योंकि हमारी अक्सर कौम अनपढ़ जाहिल है। बड़ी बात है, किसी को मास्क आप कह दें तो वो नाराज हो जाता है। अगर हमारे में इतना ही ज़र्फ नहीं है तो फिर तो हमें बहुत ज़्यादा इसकी आगाही देनी पड़ेगी, हर हाल में आगाही देनी पड़ेगी। और रही बात कोरोना दोबारा होने की बात, तो मैं साइंटिफिकली ये बात कहना चाहूँगा कि मेरे पास इस वक्त 6 केसेस ऐसे हैं जिनको अप्रैल में कोरोना हुआ और अब वो दोबारा पॉजिटिव है सिम्टम्स के साथ। सही। बेसिकली होता है कि जब भी कोई इन्फेक्शन बॉडी में जाती है, हम कोरोना की बात करें, वायरस अंदर गया, उसमें एंटीबॉडीज करनी होती हैं। ठीक। जब एंटीबॉडीज पैदा हो जाती हैं तो बंदा प्रोटेक्ट हो जाता है एक बीमारी से, पर वो एंटीबॉडीज एक टाइम तक रहती हैं, उसके बाद वो डिक्रीज होना शुरू हो जाती हैं। और जो रिसर्च ने बताया है वो मैक्सिमम 3 से 6 महीने तक का ड्यूरेशन बताया उन्होंने कि ये एंटीबॉडीज बहुत ही स्ट्रांग है फिर तो ये बड़ा क्लियर कट है कि जिसको एक दफा कोरोना हो गया उसको दोबारा कोरोना हो सकता है। ऐसा नहीं कि वो सारी जिंदगी के लिए इम्यून हो गया। ये भी बताइएगा कि जिसको एक बार हो गया दोबारा भी हो सकता है और वो ज्यादा शिद्दत भी इख्तियार कर सकता है। जी जी, देखिए वायरस, वो तो वही बात है कि वायरस लोड की बात है ना। एक दफा उसको कोरोना हो चुका है, अंदर एंटीबॉडीज बन के खत्म हो गई हैं। अब वायरस जब उसके अंदर जाएगा तो हो सकता है, वैसे तो ये है कि अगर उसके सेल्स उसको शिनाख्त कर लेंगे तो वो जल्दी रिकवर भी हो सकता है, जो मेडिकली है। पर वायरस लोड एक ऐसी चीज है, अगर उसने एहतियात नहीं की और वायरस का लोड बढ़ के गया, जैसा कासिम साहब भी बता रहे थे, तो उसकी बीमारी में शिद्दत होगी। और दूसरी बात यह कि लोग कोशिश अभी भी यही कर रहे हैं कि हम घर में ट्रीट करें। मुझे फोन आ रहा है जी हमने सिलेंडर रख लिया है, हम ये कर लें, डॉक्टर साहब कितने लीटर पे दें, हम रेमडेसिविर लगवा लें। ये स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट हैं जो कि अस्पताल में होने चाहिए। और जब इस लेवल पे मरीज पहुंच जाएगा, उसको थोड़ी सी भी ऑक्सीजन की जरूरत हो तो खुदारा उसको घर में ना रखें, आप उस पे एक्सपेरिमेंट ना करें। हाँ। आप फैमिली वाले इस पे एक्सपेरिमेंट करें, इतनी देर में वो आपके बाकी फैमिली मेंबर को भी नुकसान पहुंचा देगा और खुद भी जान से हाथ धो बैठेंगे। बिल्कुल तो बड़े एहतियात की जरूरत है। गवर्नमेंट ने आपको इसी तरह रिलैक्स किया है सिम्प्टोमेटिक पेशेंट होने की वजह से, कि आपको पहले जो स्टार्ट में फर्स्ट वेव आई थी, लोग खौफजदा कि गवर्नमेंट घर से मरीजों को उठा लेती थी, एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट को खौफ था, वो आपका खत्म कर दिया। आप घर के अंदर अपने आप को करंटीना कर लें और उसको साइड पे हो जाएं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपकी संजीदा मसला हो गया है तो फिर भी आप घर में रखें। काज़मी साहब, आपके जराए क्या बता रहे हैं, अब अंदर की खबर क्या है? आने वाले वक्त में मजीद सख्त फैसले होंगे, क्या होने क्या जा रहा है? क्योंकि माहिरीन मुसलसल बता रहे हैं कि ये दिसंबर और जनवरी के इख्तिताम तक मामलात बहुत बिगड़ सकते हैं। मैं नहीं समझता गवर्नमेंट की तरफ से सख्त फैसले होंगे। जो आपने एक मिसाल सुबह हमें ये पैकेज दिखा दिया, राना फाज साहब जो खड़े हुए थे उन इलाकों के अंदर जहाँ पे कोरोना के लॉकडाउन के लिए बंद किया गया और बाहर पुलिस खड़ी है, अंदर कुछ नहीं है, और इन्हीं पुलिस वालों के पास कोई आएगा जाएगा तो मेरे ख्याल में ये मना नहीं करेंगे। ये इसी तरह एसओपीज पर, और जो जैसे फेडरल ने जुर्माने किए और सूबे ने उसको माफ कर दिया जी, 100 रुपया जुर्माना रखा, वो भी नहीं किया किसी। जो सख्ती है उस पर करना चाहिए। पूरी दुनिया के अंदर आप देखें डॉलरों के अंदर जुर्माने हो रहे हैं, लोगों को एसओपीज पे अमल दरामद हो रहा है। यहाँ तक कि हमारे दुनिया न्यूज के अंदर इतने सख्त डॉक्टर साहब एसओपीज हैं कि हमें डेली मेल आती है, एसओपीज में तरमीम की जाती है, मजीद सख्ती की जाती है, देखने वालों को डॉक्टर साहब बताती रहे। यहाँ तक कि हम एक मूंगफली का दाना यहाँ खाने की इजाजत नहीं, पूरे दफ्तर के अंदर हमें किसी इतना हमारा सख्त डिसिप्लिन है। और अगर हम मास्क के बगैर, नाक से नीचे भी मास्क हो गया तो सीसीटीवी फुटेज के जरिए हमें जुर्माना कर दिया जाता है। तो ये इम्प्लीमेंट गवर्नमेंट किसी छोटे अदारे या किसी ऐसे अदारे से लेकर कम से कम इस पे कर दे। लोग तंग होंगे, लेकिन देखें मरीज तंग होता है जब उसका ऑपरेशन होता है या उसे दवाई दी जाती है, वो तंग होता है, कहता मुझे घर जाना है, मुझे भाग जाना है, मैंने ऑपरेशन नहीं करना। लेकिन तो उसके नेचर के खिलाफ है ना, लेकिन वो उसकी भलाई के लिए। मेडिकल में भी आप सख्ती करते हैं पेशेंट पे, लेकिन वो उसकी जान बचाने के लिए करते हैं। तो इसी तरह आवाम की जान बचाने के लिए अगर गवर्नमेंट सख्ती करे तो इन्हें बर्दाश्त करनी चाहिए। सख्ती जी होनी चाहिए सख्ती। मेरा ख्याल है हमारा अलमिया इस वक्त यही चल रहा है कि हम एसओपीज को फॉलो नहीं कर रहे। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। काज़मी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। इस वक्त अलमिया यकीनी तौर पर सबसे बड़ा यही है कि एसओपीज को फॉलो नहीं किया जा रहा है, एहतियाती तदाबीर नहीं अपनाई जा रही। वापस आते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद।
प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, बात करेंगे हम पाकिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से। बच्चे किसी भी कौम का कीमती सरमाया, रोशन और अच्छे मुस्तकबिल के ज़ामिन समझे जाते हैं। बच्चे मन के सच्चे होते हैं और उनकी मासूमियत सभी को बहुत पसंद होती है। बच्चों के जहन इंतहाई हसास होते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत सारे मसाइल का शिकार हो जाते हैं। वो हर वक्त सीखने के अमल से गुजर रहे होते हैं। बच्चों में ऑब्जर्वेशन स्किल्स बड़ों की निस्बत बहुत ज़्यादा होती हैं और वो अपने इर्द गिर्द के माहौल से बड़ों की निस्बत ज़्यादा सीखते हैं। इसलिए बच्चों के सामने बड़े जो भी करते हैं वो उनके जहनों पर गहरा असर छोड़ते हैं, बल्कि नक्श हो जाती हैं वो चीज़ें। बच्चों के खेल कूद की अगर हम बात करते हैं तो वक्त के साथ साथ बच्चों के खेलों में तब्दीली आ गई है। ख़ास तौर पर ईद पर, शबरात पर, दीगर पुरमसरत मौक़ों पर, त्योहारों पर छोटे बच्चे एक दूसरे पर खिलौना नुमा पिस्तौल तान कर असलहे से प्लास्टिक की गोलियां बरसाते नजर आते हैं। खिलौनों की खरीदो फरोख्त करने वाले व्यापारियों का कहना है कि प्लास्टिक के असलहा नुमा खिलौनों की मांग में हैरत अंगेज तौर पर इजाफा देखा जा रहा है। एक हालिया तहकीक सामने आई है जिसके मुताबिक दुनिया भर में असलहा और गोला बारूद के ढेर लगाने वाली कई असलहा साज कंपनीज की जानिब से अब तवज्जो दी जा रही है कि बच्चों के खिलौने उनकी जानिब से हथियारों की तैयारी पर तवज्जो दी जा रही है और उन्होंने वो बनाने शुरू कर दिए। और बड़ी असलहा साज कंपनीज ने बच्चों के लिए खिलौना हथियार की तैयारी शुरू कर दी और इस जानिब बहुत ज़्यादा सरमायाकारी भी की जा रही है। पाकिस्तान में भी मुतादिद व्यापारी करोड़ों रुपए मालियत के खिलौना नुमा असलहा बेचकर मुनाफा कमाने में मसरूफ़ हैं, लेकिन खिलौना नुमा ये पिस्तौल हो, बंदूक हो या कोई भी इस तरह की चीज़ हो, दूसरों पर बच्चे गोलियां चलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, फिर उसके बाद मरने मारने की अदाकारी करते हैं। बच्चों को ये पुरतशद्दुद खेल बहुत पसंद होते हैं और इस तरह से बहुत ज़्यादा तशद्दुद पसंदी परवान चढ़ती जा रही है। बच्चों का रोशन मुस्तकबिल जिसे हम कहते हैं, ये चीज़ें दाव पर लगती जा रही हैं। बच्चों की खिलौना पिस्तौल बंदूक में बढ़ती दिलचस्पी उनकी नफ्सियात पर गहरे असरात मुरतब कर दिए। लेज़र खिलौनों की बात कर लें, बंदूक की बात कर लें, छर्रे वाली पिस्तौल की बात कर लें, ये तमाम चीज़ें इंतहाई ख़तरनाक हैं। बच्चे एक दूसरे पर ये छर्रे फायर भी करते हैं जिसकी वजह से कभी कभी बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो जाता है। खुदा न खास्ता किसी बच्चे की आंख भी ज़ाया हो जाती है और ऐसे कई वाक़यात रिपोर्ट भी हो चुके हैं। शहर के मुख्तलिफ तजारती मराकिज़ में खिलौनों की दुकानों और जगह जगह लगे स्टॉल्स पर कई किस्म के खिलौना नुमा पिस्तौल, बंदूकें, लाइट्स वाली मुख्तलिफ तरह के चाकू, छुर्रे, छर्रे वाली पिस्तौलें और छोटी बड़ी बंदूकें सरेआम फरोख्त हो रही हैं। प्लास्टिक का खिलौना नुमा असलहा बच्चे की नफ्सियात पर क्या असर डालता है, वालिदैन का इस हवाले से क्या किरदार होना चाहिए, बच्चों को किस तरह से एजुकेट किया जा सकता है। और ख़ास तौर पे मैं बात करूंगी ये जो हमारे यहाँ जराइम पेशा अफराद की भरमार होती जा रही है। एक तो हम लोग उन लोगों को कसूरवार ठहराते हैं जो कि गुर्बत से तंग आकर कोई 2 नंबर रास्ते इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बहुत बड़ी तादाद ऐसे लोगों की भी है जो कि शौक की बुनियाद पर इस तरह की एक्टिविटीज़ में मुलव्वस हो जाते हैं। वो अच्छे खासे बड़े घरों के लोग होते हैं। इन तमाम मामलात पे हम बात करेंगे। जी, हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर तहमीना असलम साहिबा हैं, एजुकेशनिस्ट हैं और इसके साथ साथ आप माहिर हैं जी इंसदादे शिद्दत पसंदी रवैयों की। आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। मैरी परवेज़ माहिर नफ्सियात हमारे साथ मौजूद है। मैरी, आपको भी प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। मैरी, सबसे पहले आप चूँकि माहिर नफ्सियात हैं, आपसे आगाज़ में करना चाहूँगी कि ये जो जितना मैंने इंट्रो दिया है, बातें की हैं, बच्चों को बड़ा पसंदीदा खेल है कि हमें गन मिले, बंदूक मिले, इस तरह की चीज़ें, क्या असर छोड़ा है बच्चों की नफ्सियात पे? 1960s के अंदर बेंडूरा नामी एक साइकोलॉजिस्ट ने एक रिसर्च की थी जिसके अंदर टिपिकली उन्होंने ये पता लगाने की कोशिश की थी कि बच्चे ऑब्जर्वेशन से कितना सीखते हैं और कितना इमिटेट करते हैं। उन्होंने तकरीबन कोई 36 बच्चे पकड़े और वो बच्चों की उम्र जो थी वो 3 से 6 साल की उम्र के दरमियान में थी। दैट मीन्स कि नर्सरी गोइंग बच्चे हैं सारे के। अब नर्सरी गोइंग बच्चों को जब सामने एक मॉडल है उनके जो कि एग्रेशन जो है वो शो कर रहा है उनको, 2 किस्म की सिचुएशंस थी। एक कंडीशन के अंदर एग्रेशन शो किया जा रहा है, दूसरी में नॉन एग्रेशन है। ये नोटिस किया गया कि सबसे पहली बात ये कि फौरन से बच्चा जो है इमिटेट करता है एग्रेशन को, नॉन एग्रेशन बिहेवियर से ज्यादा पिक करता है वो एग्रेसिव बिहेवियर को, क्योंकि वो एकदम से काइंड ऑफ कह लें कि अनयूजुअल होता है, बच्चे के लिए शॉकिंग भी होता है, उसके लिए कोई ऐसी भी चीज होती है कि जिससे वो इंस्पायर हो सके, ज्यादा अट्रैक्टिव होती है ना। और दूसरी बात ये इंटरेस्टिंग चीज थी कि उन्होंने जब ये कंपैरिजन किया बिटवीन मेल्स एंड फीमेल किड्स जो कि 3 से 6 साल की उम्र के हैं, उन्होंने देखा कि फीमेल्स ज्यादातर जो है नॉन वर्बल एज इन
एक्चुअली वर्बल एग्रेशन को जो है वो ज्यादा पिक करती हैं। और जो मेल बच्चे हैं दे वुड पिक ऑन टू मोर फिजिकल एग्रेशन। और उसके बाद ये भी उन्होंने नोटिस किया कि आफ्टर द एक्सपेरिमेंट जब उनसे पूछा गया कि व्हाई डिड यू डू इट, तो उन्होंने कहा कि उनकी डायलॉग्स जो थे वो इस तरह के थे कि ओ बिकॉज डैडी भी ऐसे करते हैं, डैडी भी इतने ही एग्रेसिव हैं, डैडी भी इस तरह पंच कर सकते हैं। ये मेल्स की बात कर रही हूँ। और जो फीमेल्स थी वो ऑन दी अदर हैंड दे स्टार्टेड टू टॉक अबाउट कि नहीं शायद एक फीमेल को ऐसे नहीं करना चाहिए। तो इसका मतलब ये है, इस स्टडी का कंक्लूजन इस तरह से, वन ऑफ द कंक्लूजन ये भी है कि बच्चे हमारे कल्चर, अपनी नर्चर, अपनी इन्वायरमेंट से जितना सीखते हैं उतना वो इननेटली नहीं सीखते हैं। एग्जैक्टली आप करें कुछ और, बताएं कुछ और, तो फिर वो सीखेंगे जो आप कर रहे हैं, वो नहीं सीखेंगे जो आप बता रहे हैं। डॉक्टर साहबा, अब एक बड़ा अहम सवाल के बच्चे जब छोटे हैं तो माएँ उनको पिस्तौल खरीद के ला के दे रही हैं, वो बड़ी बड़ी गन्स वो गड़गड़ करके जो चलती हैं वो ला के दे रही हैं, लेकिन जैसे वो थोड़े बड़े होने लगते हैं तो हम उनको बताते हैं बच्चे ये बुरी चीज़ें हैं, उनको तो नहीं पता कि ये असल है या ये नकल है। पहले हम उनको धड़ाधड़ दे रहे हैं, उसके बाद हम उससे कह रहे हैं कि बच्चे ये गलत चीज़ है, ये अच्छी चीज़ नहीं है। किस तरह से मानेगा वो? अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों में जो शिद्दत पसंदी का बिहेवियर है ये बचपन से ही परवान चढ़ता है। हमने देखा है कि माएँ बचपन में जब अपने बच्चे को कहती हैं कि मैं तुम्हारे अब्बू को बताऊंगी, वो आकर मारेंगे, वो फिर अब्बू आते हैं, वो बच्चे को मारते नहीं है, तो उस टाइम फिर नेक्स्ट स्टेप जो होता है, बच्चा अपनी माँ को कहता है आपने मुझसे झूठ बोला था। ये यहाँ से बच्चा झूठ बोलना सीखता है। और उसके बाद जो आप इस तरह का बच्चों को खिलौने लेकर देते हैं, ये पहली चीज़ है जहाँ से वो उसके अंदर एग्रेशन डेवलप होता है। हम अगर नर्सरी क्लास या प्रेप क्लास की बुक्स देखें तो वहाँ पर टी फॉर टैंक और इसी तरह की हमें मुख्तलिफ जो जी फॉर गन वो है। हमें सबसे पहले जो है अपने सिलेबस को चेंज करना है। भी तो हो सकता है जी बिल्कुल तो जी इस तरह हम डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज यूज कर सकते हैं। लेकिन हमारी क्योंकि सोसाइटी में अगर वी गो बैक टू कोल्ड वार पीरियड, तो उस टाइम कोल्ड वार पीरियड में इतना ज्यादा वो ग्लैमराइज किया गया था वार को, उससे हमारी सोसाइटी में एक चीज आई है। सेकंड जो है बंदूक जो है ना वो एक ब्रेवरी का सिंबल कंसिडर होता है। तो वो बच्चे समझते हैं कि अगर हम गन चलाना सीख लेंगे तो इस तरह का भी कोई पावरफुल हो जाएंगे और इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम वी कैन डिफेंड आवरसेल्फ। तो ये बचपन से जब आप एक चीज दिखा देते हैं, आपके घरों में कॉमन है और वही बच्चा सीखेगा। तो जैसे कि रिसर्च में भी साबित है कि बच्चा जो होता है 8 साल की उम्र तक वो अपने सराउंडिंग की 80 से 85% चीजें सीख जाता है। और ये भी उसी में है कि अगर आप पीस की बात करेंगे, जैसे अभी बात की गई कि लड़कियां जो है वो डॉल्स के साथ खेलती हैं तो उनका वो वायलेंट बिहेवियर नहीं होता, एग्रेशन नहीं आता। बच्चे जब बचपन से ही गन, आपने देखा होगा, अभी मैं रिसेंटली एक वीडियो देख रही थी तो कुछ बच्चे तालिबान बने हुए थे और कुछ पुलिस वाले बने हुए थे और वो इसी तरह अटैक करते हैं, अल्लाह अकबर कहते हैं। वो जो चीज आप मीडिया पे दिखाएंगे, अपनी मूवीज में दिखाएंगे, बच्चे वही पिक करेंगे और ये इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता जो है वायलेंट जो बिहेवियर है वो आपका एक टेंडेंसी सोसाइटी की बन जाती है। ठीक है डॉक्टर साहब, इस बच्चों की उम्र के कौन से हिस्से तक हम उनको बासानी कंट्रोल कर सकते हैं, उनको बासानी हम उनकी आदत को चेंज कर सकते हैं? कितने साल के बाद वो जहन इतना पुख्ता हो जाता है कि फिर बहुत मुश्किल हो जाती है? अच्छा, ऑनेस्टली स्पीकिंग एक बच्चे की जो डेवलपमेंट है, मेंटल डेवलपमेंट, वो इट स्टार्ट्स इवन बिफोर ही और शी कम्स इनटू लाइफ। एक बच्चा अपनी माँ की वूम्ब के अंदर से ही डेवलपमेंट जो है उसकी स्टार्ट हो जाती है, मेंटल डेवलपमेंट। और जहाँ तक बात ये रही कि हम कब तक उसको कंट्रोल या हैंडल कर सकते हैं, कब तक हम ये देख सकते हैं कि उस पर वो रूल्स अप्लाई हो सकते हैं, इसकी कोई सर्टन एज नहीं है। कई दफ़ा ऐसा होता है कि 3 ईयर ओल्ड 5 ईयर ओल्ड वो इतना मेंटली मैच्योर होता है या वो उस तरीके से रूल्स को अंडरस्टैंड करता है कि आपको उसके ऊपर ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कई दफ़ा ऐसे भी होता है कि एक 20 साल का बच्चा भी है लेकिन वो फिर भी आपकी बात अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। इट वेरीज फ्रॉम चाइल्ड टू चाइल्ड, इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं। उसके अलावा ये है कि देखें, हम लोग जब एक बच्चे को फियर से ऑपरेट करवाते हैं ना, हमारे कल्चर में स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर एम्फेसाइज किया जाता है कि कोई भी चीज़ मना करनी है, रोकनी है, तो उसके आगे कॉन्सिक्वेंस जो है ना वो कोई भूतिया किस्म का होगा कि अबू आके मारेंगे या तुम्हें अलामिया जहन्नुम में डाल देंगे। क्या आप कर रहे हो कि आप वायलेंस को आप वायलेंस से ट्रीट करने की कोशिश कर रहे हो। इसका मतलब क्या है कि ये इसका कोई लॉन्ग टर्म फायदा नहीं होगा। आप उसको ब्रीड कर रहे हो उसके वायलेंस को उसके अंदर कि तुमने ये गलत काम किया और तुम्हारे साथ भी आगे से इसी तरीके से होगा। दैट मीन्स कि वो एक चेन जो है ना वो चलती रहेगी वायलेंस की।
अच्छा, एक बात इम्पॉर्टेंट जो है वो ये है कि ना साइकोलॉजिस्ट के दो पर्सपेक्टिव्स हैं वेपन्स को लेकर, टॉय गन्स को लेकर स्पेसिफिकली दो पर्सपेक्टिव्स हैं। एक साइड ऑफ द रिसर्च आपको ये कहती है कि आपको वेपन्स को कम्प्लीटली बैन कर देना चाहिए, क्योंकि इस मुश्किल में ही क्यों पड़ना है कि आप बच्चे को कुछ ये प्रोवाइड करें चीज, वो आगे से इस तरीके से आगे जो भी हमें पता है कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं वायलेंस के वो हों। दूसरा पर्सपेक्टिव आपको ये कहता है कि अगर आप एक चीज को बैन कर देंगे तो आपने ऑटोमेटिकली उसके ऊपर काइंड ऑफ एक लेबल लगा दिया कि ये गलत और बुरी चीज है, तो जो उसके आप उसको अच्छे इस्तेमाल के लिए भी क्वेश्चनेबल हो जाता है। और उसके अलावा ये कि बच्चों का वो कहते हैं कि जो इमेजिनरी प्ले है, जो उसके अंदर से वो सीख सकते हैं चीजें, मे बी डिफेंस वगैरह, वो नहीं कर सकते। अब ये पॉइंट आ गया है एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू पे कि हमने बच्चों को बताना है, एजुकेट भी करना है कि बच्चे ये चीज ठीक नहीं है, लेकिन एक खास सिचुएशन में ये आपकी हेल्प कर सकती है। तो ऐसा कहीं कुछ भी नहीं होता। आपको वो जो टॉय वेपन्स है वो आपको किसी छोटी सी छोटी ठेले पे भी मिलेगा, वो आपको 20-30 का भी मिल जाएगा, वो आपको थाउजेंड्स में भी मिल जाएगा, यानी इतना अप्रोचेबल हो गया। जी अच्छा, उसमें सबसे पहले है कि मैं जब भी बच्चों को इस बारे में एजुकेट करती हूँ, जब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जाऊँ और वायलेंट बिहेवियर्स पे बात करूँ, तो मैं सबसे पहले ये कहती हूँ कि आप बच्चों को ना पेट्स की तरफ लेकर आएं। जब आपके घर में पेट्स एनिमल होते हैं तो उससे बच्चों में ना काइंडनेस और एक कंपैशन डेवलप होता है और वो उनकी पेन को फील करते हैं। कि मैंने देखे अपने घर में भी छोटे बच्चे आते हैं, पुप्पो ये खा नहीं रहा, ये इसे पता नहीं क्या हुआ, ये उठ नहीं रहा, रोने लग जाते हैं। और स्पेशली आपने देखा होगा कि ईद के दिनों में, ईद वाले दिन बच्चे बहुत रोते हैं जब उनसे सेक्रीफाइस के लिए एनिमल लेकर जाया जाता है। तो यही बात है कि आप बच्चों को इस तरह जानवरों से मोहब्बत करना सिखाए, तो उनके अंदर जब जानवरों से मोहब्बत करेंगे तो इस तरह की वायलेंट टेंडेंसी उनके अंदर डेवलप नहीं होगी। सेकंड जो है कि जब आप किसी बच्चे को कह देंगे कि आपने ये नहीं करना, बच्चे हैं वो क्वेश्चन ज्यादा करते हैं, तो उनके ज़हन में आएगा ये क्यों नहीं करना, वो आपसे छुप कर करेंगे। तो आप उन्हें गन को बैन करें, लेकिन जो वाटर गन है वो इनिशियली अगर एक बच्चे का ट्रेंड है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप उससे भी हटाएं। देयर आर सो मेनी अल्टरनेटिव वेज। आप उन्हें बुक्स की तरफ लेकर आ सकते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में जो मूवीज बनती हैं, जो बच्चों के लिए कार्टून्स बनते हैं, उन सब में वायलेंस को ग्लोरीफाई किया जाता है। और इस तरह हीरोज आपने दिखाने हैं तो आप ये दिखाएं हातम ताई जैसा हीरो के, मतलब वो किस तरह काइंडनेस से कितने लोग मुस्तफीद हुए, बजाय इसके कि आप बच्चों को ये बताएं कि अगर आप गन किसी पर टारगेट करेंगे तो जी वो आपके सेल्फ डिफेंस के लिए। अच्छा डॉक्टर साहब, अब वालिदैन की बहुत बड़ी इसमें कंट्रीब्यूशन है कि आपने बच्चों को एजुकेट किस तरह से करना है और वो किस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, उनकी क्या जिम्मेदारी है इससे? जी, जैसे कि कहा जाता है कि माँ की गोद बच्चे की पहली दरसगाह होती है, तो बच्चे ने वहां से सीखना होता है। हमारे यहाँ मदर्स जो हैं उनका थोड़ा सा यहाँ पर इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है, वो बच्चे को डरा धमका देती हैं। जैसे कि मैंने पहले बात की कि अब्बू आ जाएंगे, वो मारेंगे तो ये पनिशमेंट मिलेगी। आप बच्चे को पनिशमेंट की तरफ ना लेकर आए, उन्हें रिवार्ड की तरफ लेकर आए कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको चॉकलेट्स मिलेगी, ये होगा, और उसके लिए वाकई चॉकलेट रखें। अदरवाइज वो यहाँ से भी एक बिहेवियर लर्न करेगा कि मतलब वो झूठ बोलना सीखेगा, वो अपनी माँ पर डाउट करेगा। तो आपने सबसे पहला जो रोल है वो मदर का है। फिर यानी जो आप उनको पॉजिटिविटी बता रहे हैं वो फिर उनके साथ किया हुआ अच्छा वादा उसको जरूर पूरा करें, रिसीव ना करे बच्चे को। मेरी बच्चों की जहन पर अब ये हमारे जो टॉय वेपन्स हैं ये किस तरह से उनके जहनों को तब्दील कर रहे हैं, और दूसरा ये जो शिद्दत पसंदी बढ़ती जा रही है, और खास तौर पर जो मैं जराइम पेशा अफराद की बात करी थी, कुछ लोग तो गुर्बत से तंग आके 2 नंबरी की तरफ जाते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है अपने शौक की तस्कीन के लिए ये इन कामों में मुलव्विस है। अच्छा, जो लोग तो देखो ना कि अपने शौक के लिए कर रहे हैं या उनके पास ये एक्सेस है कि उनकी ये कोई रोजी कमाने का जरिया नहीं है, उन्होंने कहीं पे जाके डाका, उनके डाका डालने के तरीके अलग हैं। वो किसी के पास जाके फिजिकली उसको हरास करके नहीं करते हैं, बट अदर वेज ऑफ टेकिंग आउट मनी फ्रॉम पीपल। अच्छा देखो, बात ये है कि अगर हम, वही बात है कि हम, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया कि अगर हम कोई पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट बच्चे को दे रहे हैं, 3 चीजें हैं, 3 कॉन्सिक्वेंसेज आप रखें, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है और पनिशमेंट है। पनिशमेंट अगर आप हटाकर साइड पे भी कर दे कि ठीक है हमने पनिश नहीं करना बच्चे को,
पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है रिवॉर्ड करना, आपने अच्छा काम किया मैंने आपको कैंडी दी। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है आपने बुरा काम किया मैंने आपसे कैंडी वापस ले ली। तो ये एक सिंपल तरीका है रूल्स सेट करने का, बाउंड्रीज सेट करने का। अपने बच्चों को मॉनिटर करें। जैसे ही आपने बच्चे को कंट्रोल करना शुरू किया, चीजें बैन करना शुरू की, उसी वक्त आप ये सोच लें कि वो रिबेलियस होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि हम यहाँ पर उसकी क्यूरियोसिटी जो है ना वो किल अगर करेंगे, उसके लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स हैं जो कि लेटर ऑन नजर आएंगे कि बच्चा सवाल नहीं करेगा अच्छे तरीके से, सवाल अगर करेगा उसको सवाल करना नहीं आएगा, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करना आएगा। बहुत शुक्रिया मेरी प्रोग्राम में शामिल होने के लिए डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। और वालिदैन की भी जिम्मेदारी बनती है, सोसाइटी की भी जिम्मेदारी बनती है कि आपने अपने बच्चों को एजुकेट करना है किसी भी अच्छी और बुरी चीज़ के लिए, तो फिर ही वो अपनी ज़िंदगी अच्छे तरीके से गुजार सकते हैं। नाज़रीन, मुझे आपने इजाज़त देनी है। इंशाल्लाह कल सुबह 9:05 में मेरी आपसे फिर से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।